पानी गा गा मा पा रे गा मा सा। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने 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 उसने। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने 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 उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। उसने खुशबू की तरह वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगल वाला और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ हमने सोचा कि ज़रा अलग तरीके से किया जाए। पीर का दिन है, मंडे है, तो हमने सोचा कि भाई म्यूज़िकल मंडे किया जाए। और वैसे भी जो सियासत हैं उसके मामलात आप देख रहे हैं, एक अजीब हिजान अंगीसी की सी कैफियत है, बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में। तो उन सब चीज़ों को हमने सोचा कुछ देर के लिए रखें साइड पर और मौसीकी से आगाज़ करें, मौसीकी से इब्तिदा करें। लेकिन और उसके लिए अनुश बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नईम परवेज़ साहब जो कि तबले पर हैं। अनुश, आपकी उम्र जो है वो 16 साल हो गई है? जी 16 साल हो चुकी है इनकी उम्र। और कितनी अरसे में कब शुरू किया था आपने सीखना? ये मैंने सीखना शुरू किया था सन 2016 से। 2016 में, यानी कि आपको सीखते हुए तकरीबन और ये 7 साल हुए हैं। जी जी। तो 7 साल में आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। उस वक्त आपकी उम्र थी कोई 9 साल? 10 साल। तो 10 साल में सीखना शुरू किया। और किससे सीखा? सबसे पहले मैंने अपने चचा से सीखा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उस उस्ताद के पास गया तो उन्होंने फिर कुछ राग सिखाए। अच्छा। फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई की वजह से और फिर कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम। तो पढ़ाई अभी आपकी कहाँ तक चल रही है? क्या अभी मैं ओ लेवल्स में हूँ। अच्छा। और मैं अभी 8 में हूँ। तो वो उसमें भी तो आगे फिर आपका कोई म्यूज़िक व्यूज़िक पढ़ने का इरादा है? जी अभी तो यही है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहले मैं ज़रा एजुकेशन कर लूँ। उसके बाद फिर उसके बाद ज़रा मौसीकी की तरफ थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे। अभी भी तवज्जो आपकी वैसे अच्छी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अनुज जो है उन्होंने जब शुरू किया खूब बखूब फैल गई बात शनासाई की, तो मेरे जहन में यही आया कि भाई खूब बखूब फैल गई बात महंगाई की। क्योंकि महंगाई की खबर जो है वो एक ऐसी आई है कि इसको अगर थोड़ा सा वेरिएशन में कर सकते हैं हम। खूब फैल गई बात महंगाई की, खूब फैल गई बात महंगाई की, खूब फैल गई बात महंगाई की। हाँ, ये ऐसे ही हालात है। क्योंकि वो मैं कुछ खबरें देख रहा था, मैं आपको बताऊंगा महंगाई में पाकिस्तान श्रीलंका से भी आगे निकल गया है और ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की रेटिंग आई है पाकिस्तान की। तो लेकिन महंगाई की बात करने से पहले हम आपको वैसे 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले एक और गाना सुनेंगे हम। क्योंकि जब मौसीकी वाला माहौल हो जाए तो फिर उसको रोकना ज़रा मुश्किल होता। आप किन किन को गाते हैं? मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से, ज़बरदस्त, गुलाम अली और ज़बरदस्त। तो फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब की तरफ चलते हैं। उनका क्या सुनाएंगे अब आप? उनकी मैं पंजाबी गज़ल सुनाऊंगा, सोन चरखे दी मिठी मिठी। ओहो ज़बरदस्त, वाह 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 वाह।
मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आउंदा मेरे दिल विचों उठदी है हूक मेरे दिल विचों उठदी है माया मैनू याद आउंदा मिठी मिठी वाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा अल्लाह जाने माही कदों मेरे मड़ेगा मेरे मड़ेगा जान छड़िए छोड़िया ने माया मैनू याद हाँ 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 हाँ, क्या बात है भाई, वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला। मैं कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा। हाँ हाँ ज़रूर। आप देखें जैसे कव्वाली और फोक म्यूज़िक आजकल बहुत ज़्यादा नौजवानों में आता जा रहा है, लेकिन वो अपनी जो असली रवायत है गज़ल को वो भूलते चले जा रहे हैं। हाँ, मेरा ये भी कहना और मेरी जितने भी नौजवान सुन रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि गज़लों को भी सुने, क्योंकि गज़लें ही हमारा मुल्क का वो है, हाँ, एक प्रॉपर म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी ज़बरदस्त सिन्फ है जो कि और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही। तो हमने शुरू तो उसी से किया था, गज़ल से आगाज़ तो हमने गज़ल से किया था, इसी वजह से आपने शायद अपनी फेवरेट जो है वो सुनाई। अच्छा, ये हारमोनियम बजाना क्यों ज़रूरी है? हर उस फोक वालों को भी मैं देखता हूँ, या क्लासिकल वाले जितने भी हैं, या कव्वाली में भी हारमोनियम बजाना क्यों ज़रूरी है साथ साथ? उसकी वजह ये कि जो इसको बजाएगा ना वो हुकूमत करेगा पूरे दुनिया। कैसे? उसकी वजह है कि ये जो है ना बेसिस इससे ही लोग सीखते हैं। जिन्होंने भी शुरू किया ना, आप चाहे अरिजीत सिंह को ले लें या अली ज़फ़र को ले लें, आप देखें ये उस तरह वो गाते नहीं क्लासिकल। हाँ। अब अगर आप आतिफ असलम को भी सुने, इन तीनों को भी सुने, उनके गले क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल, वो इसी से उन्होंने शुरू किया था। हाँ। और बाद में फिर इसमें आए थे। अच्छा, ये बात। तो ये आगाज़ के लिए ज़रूरी है। जी जी, कोई भी शख्स जो मौसीकी, उसको ये करना पड़ेगा, चाहे वो गाना भी सीख रहा हो, चाहे कोई भी गाना हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हमें गाना, इसको पहले सीख लो। हाँ। फिर बाद में जो मर्जी करते हैं। वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि इससे ना बेस बनता है। अच्छा, ये बात है। और ये फिर सुरों को भी ज़ाहिर है पकड़ने में। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं अभी तक? तो खैर काफ़ी चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल, सुनो हो गया, चाहिए मुख्तलिफ चैनल्स पर आप। हाँ हाँ हाँ, और भी बड़े, और इसके अलावा प्रोग्राम्स में? जी जी, उसके अलावा फैमिली फंक्शंस होते हैं, उस तरह में जाते हैं। तो ये तो सही है, घर का खर्चा बच जाता होगा, घर पे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जी जी। लेकिन जब फैमिली फंक्शन होता है तो वो जो बाहर किसी गुलकार को पेमेंट देनी होती है, वो फिर आप उसकी आधी तो लेते होंगे ना, यार ऐसे तो ना करो। जी जी, होता है ये? जी जी। या उसमें भी डिस्काउंट करवाते हैं? नहीं, वो बस जितनी वो नजर शदर कर दें। हाँ, वो फिर वो तो होता ही है, वो तो होता ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगला क्या सुनाएंगे भाई? अभी मैं आपको सुनाऊंगा उस्ताद, कोई थोड़ा तेज, कोई तेज अगर किसी की तरफ जाए हम। जी जी, वो अभी तो हमने धीमा माहौल रखा हुआ है, यूँ समझे कि महंगाई है और तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। गुलाम अली खान साहब की गजल है। अच्छा, हमको किसी के गम ने मारा, हमको किसी के गम ने मारा। हाँ, कहाँ
हाँ हाँ भैया, आपने भी क्या खूब ज़बरदस्त साथ दिया, वाह 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 वाह। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। जी अनुज, तो आखिर में हमें क्या सुनाएंगे आप? और मैं आपको ये गीत पेश करूँगा, माए नहीं माए मेरी। तो जो कल जो मदर से गुजरा है, उन माओं के लिए जो भी जिंदा है, बेहतरीन, और जो जिनके भी नहीं रही या उनसे दूर हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए मैं गाना। वाह वाह। माए नी माए मेरी, गीतां दे नैना विच फिर हो दी रड़क पवे। माए नी माए मेरी, गीतां दे नैना विच फिर हो दी रड़क पवे। अद्धी अद्धी राती उठ रोने मोए मित्रां नूं, अद्धी अद्धी राती रोने मोए मित्रां नूं, माए सानू नींद ना पवे। माए नी माए, आपे नी मैं बालनी हाँ, हाले आपे मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। आपे नी मैं बालनी हाँ, हाले आपे मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। आखे सुने माए नू रोवे बुल चित कहनी, आखे सुनी माए रोवे बुल चित कहनी, जग किते सुन ना लवे। माए नी माए, गीता दिन ना विच फिर हो दी रड़क पवे। माए नी माए, वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अनुज, आपका वक्त दिया आपने। नहीं परवेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। तो ये पूरा जो सिलसिला चल रहा है, उस दरमियान जो न्यूज़ है वो भी आती रहेगी, और 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं, ज़रा देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, फिर वापस आते हैं। तो फिर यहीं से आगाज़ करते हैं, दिखाइए जी 60 सेकंड न्यूज़। 14 मई गुजर गई लेकिन पंजाब में इंतखाबात ना हो सके। पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज इस्लामाबाद में धरना देगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करें हुकूमती वज़रा, एहतजाज ऐलान के मुताबिक होगा। फजलुर रहमान। चीफ जस्टिस के मुस्ताफ़ी होने तक पीडीएम का धरना रहेगा। अता तारण। पुरतशद्दुद वाक़यात को बहाना बनाकर बगावत के मुकदमे में 10 साल तक कैद में रखने का प्लान है। इमरान खान। कराची में कोंगो वायरस से पहली हलाकत, महकमा सेहत का अलर्ट जारी। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया बैन और कादिर टेस्ट सीरीज रवां साल दिसंबर में होगी। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मोचा बांग्लादेश से टकरा गया। और तुर्किया इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान के वोट 50% से कम, इंतखाबात दूसरे मरहले में जाने का इम्कान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ की तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। ट्रेड इकनॉमिक्स नामी एक वेबसाइट है, उसकी जानिब से ग़िज़ाई अफरात ज़र से मुतालिक दुनिया भर के ममालिक की फ़हरिस्त जारी की गई है, और इस हवाले से जो फ़हरिस्त है उसके मुताबिक लिबनान
352% महंगाई के साथ दुनिया का महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया है और 0.4% के साथ चीन ग़िज़ाई अफरात ज़र के हवाले से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। एक तरफ लेबनान है सबसे महंगा और एक तरफ है चीन जो कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और महंगे तरीन ममालिक की अगर फ़हरिस्त की बात की जाए, वेनेज़ुएला दूसरे नंबर पर है, ज़िम्बाब्वे तीसरे नंबर पर है, ईरान चौथे नंबर पर है, फिर तुर्की जहाँ पर आज इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एजेंडा है तो वो 8वें नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 48% के साथ 13वें नंबर पर मौजूद है। फिर भारत जो है वो 152वें नंबर पर मौजूद है और बांग्लादेश को 111वां नंबर दिया गया है। तो ये ज़रा महंगाई के आदाद शुमार है, ग़िज़ाई अफरात ज़र। और इस लिस्ट में हम श्रीलंका से भी आगे निकल गए। हम अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका में हालात बहुत ख़राब हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है। तो बस इसकी तरफ कुछ तवज्जो हो। बाकी ये धरने वरने और ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, असल चीज़ जिस पर तवज्जो देने की है वो ये है। अच्छा, धरनों की जो कि बात आई तो गुज़िश्ता रोज़ एक और वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसमें साबिक एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब वो एक प्ले कार्ड उठाकर खड़े हुए थे, एक पुलिस वाला उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ाहिर है ये जितना भी जो जलाओ घेराव के वाक़यात हुए ये शदीद इसकी मजम्मत करते हैं हम और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है और जिसने भी किया है उसको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए, सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। ये तो पहली बात कर दी। अब दूसरी बात ये है कि जब पुलिस किसी भी शख्स के साथ इस तरह से गुफ्तगू करती है तो अब उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लान तान की जा रही है और इस रवैये पर बात की जा रही है कि ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। एक शख्स नॉर्मली अगर प्ले कार्ड लेकर वहाँ पर कहीं पर भी खड़ा हुआ है और अपना किसी भी मामले पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहा है तो उस पे उस शख्स को आज़ादी है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से बड़े कारनामे दिखाएँ। पठानकोट में भारतीय फ़िज़ाइया पर कारी ज़रब लगाने वालों में ये शामिल थे, लाहौर को बचाने में भी इनका बुनियादी किरदार था। तो अगर आप उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर ये चीज़ मुनासिब नहीं है। और ये चीज़ जो है ना वो हमें सोचनी चाहिए कि चाहे ये साहब हो, सज्जाद हैदर साहब हो या पाकिस्तान का कोई भी पुरअमन शहरी हो, अगर वो पुरअमन तरीके से किसी भी सड़क पर खड़ा हुआ है और एक प्ले कार्ड लेकर खड़ा हुआ है तो वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन पुलिस बाज़ औक़ात बहुत मरतबा ऐसा करती है कि जी सबको एक ही तरीके से डील करना शुरू कर देती है। जिन्होंने गलत काम किए हैं आप उनके साथ सख्ती बरतें, उनको सख्त सज़ा दें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपना इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और ख़बर भारत से। भारतीय रियासत कर्नाटका में बीजेपी के वज़ीर तालीम, उनका नाम है जी BC नागेश, ये मुसलसल ख़बरों में रहे हैं और इन्होंने एक काम किया था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़बरों में आए थे। इन्होंने रियासत के क्लासरूम्स में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी और तालीमी निसाब में RSS के जो नज़रियात हैं, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व जो नज़रियात हैं वो शामिल करवा दिए थे। और गुज़िश्ता दिनों कर्नाटका में होने वाले इंतखाबात में BC नागेश को भी शिकस्त हो गई है और वहाँ पर कांग्रेस जीती है, वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हुई है और यूँ इन साहब को भी शिकस्त हुई और यूँ एक बार फिर ये मीडिया में आए हैं, इनका तज़किरा हो रहा है। और इन्हीं खातून में अब आयरनी देखिएगा किस तरीके से वक्त पलटता है, ये बात सब याद रखिएगा, वक्त पलटता है। इन्हीं इंतखाबात में एक मुसलमान खातून को फ़तह नसीब हुई है, उनका नाम है कनीज़ फ़ातिमा। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। कर्नाटका में कांग्रेस ने 135 जबकि बीजेपी ने 65 नशिस्तें हासिल की और भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं वो इन इंतखाबात को बहुत अहमियत दे रहे हैं और इसे भारत में इंतहा पसंदीदगी के खात्मे का पहला जो कदम है वो करार दे रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, जो कि भारत के एनालिस्ट हैं वो ये सब बात कर रहे हैं और अच्छी बात है। एक्सट्रीमिज़म ख़त्म होना चाहिए चाहे वो किसी भी माशरे में हो। अब इलेक्शंस की जहाँ पर बात आई है, तुर्की में भी इस वक्त इलेक्शंस का सारा सिलसिला है, इंतखाबात का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया, वहाँ पर वोटिंग पूरी हुई और 86 या 87% के करीब वहाँ पर टर्नओवर रहा था, टर्नआउट जो रहा था वोटर्स का। अब सोचें कि जब 86-87% लोग बाहर निकलेंगे, इसको कहते हैं वोट की ताकत, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं लोगों का हुकूमत के साथ और वोटिंग के अमल के साथ जुड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नताइज साथ साथ आ रहे थे लेकिन वोटिंग के दौरान अब तो खैर नतीजा तकरीबन फ़ाइनल हो ही गया है कि सेकेंड राउंड में जाएंगे ये इलेक्शंस, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। वो जो वोट करने वाले जो लोग हैं उनकी कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल हुई। एक तस्वीर ऐसी है, उसमें एक वोटर उस्मानी सल्तनत के सिपाही के लिबास में घोड़े पर सवार नज़र आ रहा है और वो वहाँ पर आकर जो है वो उसने वोट डाला है। और ये बेसिकली तुर्की के कौमी खिलाड़ी एथलीट हैं मोहम्मद बिश्किन, वो तुर्की में बड़े मकबूल हैं और उन्होंने अब ये काम किया कि उन्होंने वोट डालने के लिए वो इस तरीके से आए। फिर इसी तरीके से दुनिया के सबसे तवील क़ामत जो शख्स हैं सुल्तान कोसा, उन्होंने भी वोट का हक़ इस्तेमाल किया, उनकी भी वीडियो बहुत मशहूर हो रही है। फिर ये भी हमने देखा कि एक बहुत बीमार शख्स है, उसको एम्बुलेंस में वोट डालने के लिए वो आया है वो, तो ये उसका जज्बा था वोटिंग की तरफ, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं अपने मुल्क के लिए, एक इलेक्शन का एक बहुत अहम मरहला है तो मुझे इसमें वोट डालना चाहिए। और एक बुज़ुर्ग खातून है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पोलिंग बूथ पहुंची हैं और ये देख लीजिए, ये सारे वो लोग हैं। तो जब ये लोग वोट करने के लिए जा सकते हैं तो हमारे पास 40% टर्नआउट क्यों होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। वैसे अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, 40-50% ही लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन तुर्की ने सारी दुनिया को ये बताया है कि वोट का तरीक़ाकार ये होता है, ऐसे होना चाहिए। अब ख़बरों को ज़रा वाइंड अप करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत से। और जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं तो जिस मुल्क में भी गए हैं वहाँ पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है और बहुत सारे काम करते हुए नज़र आते हैं। सियासत में भी वहाँ पर बड़े एक्टिव हैं, इसके अलावा फलाही काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो बड़ा अपना नाम बनाते हैं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है जी डॉक्टर आमना काजी, और उन्हें गवर्नर वाशिंगटन ने इस रियासत का कमिश्नर मुकर्रर किया और ये पाकिस्तान की वो पहली खातून हैं जिन्हें ये ओहदा मिला है। और डॉक्टर आमना काजी ने अमेरिका के बेहतरीन अस्पतालों में काम किया है, कई तहकीकाती जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो काम कर रही हैं और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी मुतहर्रिक रुकन है और अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर आमना काजी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहिबा थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर आपसे हम थोड़ी सी आपकी कहानी जानें कि आप पाकिस्तान से अमेरिका कब गई, कैसे गई, आपने क्या पढ़ा, किस तरीके से फिर आप वहाँ की सियासत में मुतहर्रिक हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी बहुत ममनून हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आने की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 92 न्यूज़। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, आई वेंट टू कॉलेज इन सैयद कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आई डिड फ्रॉम फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। उसके बाद मैंने पिम्स और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम किया, काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व रही। मुझे लंदन में भी थोड़ा काम करने का मौका मिला थ्रू माई एग्ज़ाम्स। Then I got married. My husband is also a cardiologist and we moved to United States. अमेरिका में मेरे हस्बैंड के भी काम की वजह से बहुत सारी स्टेट्स में जाने का मौका मिला जहाँ आई कुड लर्न एंड आई गॉट सो मच एक्सपोजर। डेमोक्रेटिक पार्टी में इन्वॉल्व होने का मुझे मौका मिला थ्रू आई थिंक उस टाइम पे 2008 में प्रेसिडेंट ओबामा की कैंपेन जो थी काफ़ी मुतहरिक थी। यहाँ से मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया। बेसिकली मेरा प्रोफेशन मेडिसिन है, लेकिन क्योंकि आई हैव लिटिल चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड्स फील्ड ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, आई एम मोर इन्वॉल्व इन द पोलिटिकल सिस्टम। सो दैट्स माई बैकग्राउंड फॉर द लास्ट आई वुड से 7 to 8 years। ज़बरदस्त। तो ये फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए, क्योंकि ज़ाहिर है एक बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, फिर उसके बाद ज़ाहिर है मेडिकल डॉक्टर्स यूजुअली सोशल वर्क की तरफ जाते हैं, तो आप पॉलिटिक्स की तरफ आई और आप कमिश्नर भी बन गई जी। जी मैं आई थिंक it goes long time back from my school, college, medical college years. I was always part of politics, school के elections, college के elections, being the president of my college, then being the representative of my medical college. So और मेरी वालदा का भी ताल्लुक़ रहा है सियासत से, उन्होंने एज ए लेडी काउंसलर सर्व किया है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग कुछ पोस्ट पे रहे हैं, तो प्रॉबली आई थिंक इट्स रन्स इन द फैमिली। और जब मैं अमेरिका में आई और आते के साथ इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनी थ्रू अ फ्रेंड, तो फ्रॉम न्यूयॉर्क आई वुड न्यूयॉर्क, मिड वेस्ट, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन DC, बहुत से अच्छे सारे लोगों का मैं आपको कहूँगी कि मुझे पॉलिटिकल गुरुज में उनको कहती हूँ, उनका पुशअप रहा है। बहुत सारे कांग्रेस वुमेन आई वुड से जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, एक्सपोजर मिला
And I think from one thing to another, with my work, I was recognized. So many pathways were opened for me. So I think this is my background, I would say. ओके अच्छा, अब थोड़ा सा आपके इस ओहदे की तरफ मैं आऊँगा, कमिश्नर जो आप वाशिंगटन की बनी है, क्या क्या वहाँ पर आपके काम होंगे? एंड स्पेशली आई वुड लाइक यू टू टच अपॉन जो वहाँ पर पाकिस्तानीज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मीडिया पे सामने आते रहते हैं, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि मैं वाशिंगटन स्टेट की कमिश्नर, आई हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. इससे पहले भी मुझे कमिश्नर का ओहदा मिला लॉस एंजलिस में, विच आई सर्व फॉर गुड 4 years इन कैलिफोर्निया. So I already had the exposure. I already जी हाँ, तो ये मेरी second political appointment है. Sir, Washington State का commission है. It has like 22 commissioners and I'm one of the first Muslim Pakistani. It's an honor for me. और basically इस commission के through हम civic engagement, और आपको पता है Washington State as well as California State बहुत diverse state है, जिसमें you have like expanded opportunities for the community to build the bridges between Pakistanis, between the Indian community, the Bangladeshi community, Azerbaijani community, Turkish community. There are so many communities. So we all work together basically to empower each other through the civic engagement, through the dialogue, through the empowerment. That's the role of the commission. और मैं एक मुस्लिम पाकिस्तानी होने की हैसियत से LA में भी मैंने इंटरफेथ इफ्तार का शुरू किया था थ्रू द मेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इंशाल्लाह वाशिंगटन में भी मैं आई थिंक ऑफिशियल लेवल पे मुस्लिम रिकग्निशन जो है प्रोक्लेमेशन के लिए काम करूंगी, और अपनी कम्युनिटी और बाकी भी तमाम कम्युनिटीज़ के साथ मिल के काम करने के साथ काम कर सकते हैं आप. स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स it's a front where everybody can work together. जी. अच्छा, एक ये बात बिल्कुल सही है कि इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन कि वो सब लोग मिलकर काम कर सकें, लेकिन फिर वहाँ पर इश्यूज़ भी आते हैं जिसमें इस्लामोफोबिया आजकल कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है, फिर वो जो देसी लोगों से एक फोबिया है वो बना हुआ है. तो आपको कभी इस तरह की कोई चीज़ का सामना करना नहीं पड़ा? एंड आई एम श्योर जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, ज़ाहिर है वो अब हम चाहेंगे कभी भी ऐसा हो भी ना आपके साथ, बट एनी एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दैट? जी, मैं आई थिंक अपने आप को एक फॉर्चुनेट समझूंगी. बीइंग लाइक 8 years इस पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे हमेशा एक गुड पुश मिला है टू द पॉलिटिकल लीडर्स जिनके साथ मैंने काम किया. आई नेवर फेल्ट इट, बट डेफिनेटली इस्लामफोबिया इज़ ऑन राइज, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें अपने लोगों को आगे बढ़ना चाहिए. हमारे बहुत से लोग पॉलिटिकल पोस्ट पे फाइज हैं, और हमारे ये काम है कि अपनी कम्युनिटी को आगे लेके चलें और उनके इश्यूज़ को उजागर करें. एंड वट एवर वी कैन डू ऑन दैट फ्रंट, इट्स आवर सिविक ड्यूटी टू डू दैट. मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिली कि थ्रू US डेलीगेट आई वाज पार्ट ऑफ द लीडरशिप, एंड फॉर द डेलीगेट हम लोग आज़रबाईजान गए थे टू प्रमोट इंटरफेथ लीडरशिप, मल्टीकल्चरलिज्म. तो आपको डिफरेंट लीडर्स ऑफ द कंट्रीज़ के साथ या जितनी कम्युनिटी मेम्बर्स आते हैं, आप बहुत सीखते हैं. एंड देन यू अप्लाई द सेम थिंग व्हेन यू कम बैक. जब तक आप अपनी कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलते, या जब तक हम अपनी वॉइस रेस नहीं करते, तब तक मेरे ख्याल में कि आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं हो रही. अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ही आपके पॉलिटिकल लीडर्स को या पीपल हु आर ऑन द पोस्ट वुड नो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. सो पीपल लाइक मी एंड सो मेनी अदर्स are that building bridge between the two. क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि इल्हान उमर के साथ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, बड़ी वो भी मीडिया की जद में रही थी, पॉलिटिकल उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई थी. तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा था कि जब वहाँ पर काम करने की कोशिश की जाती है तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं. जी, बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं. आई वुड से देखिए प्रॉब्लम्स तो हर जगह आते हैं, बट दे गेट सॉर्टेड आउट एज वेल. हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है. पाकिस्तानी कम्युनिटी यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाएं. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, IT, माइक्रोसॉफ्ट, बिजनेस, हमारी बंदे तो हैं ही हैं, हमारी औरतें बहुत अच्छे ओहदों पे फाइज हैं. सो हम जब अपने यूनाइटेड फ्रंट पे काम करते हैं तो आई थिंक वी आर ऑलवेज सक्सेसफुल.
अच्छा, और फाइनली मैं आपसे इस चीज़ पर भी कमेंट लेना चाहूँगा कि अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, एक तरफ जो बाइडन, एक तरफ आपकी मुखालिफ पार्टी में ट्रंप साहब, तो खैर अब ट्रंप साहब पर तो बड़े मुकदमे बन गए हैं उनका, मुझे नहीं पता कि अब आइंदा वो हिस्सा ले भी सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, बट आपको क्या पोजीशन नज़र आती है? और अगर आप लोगों के लिए ये एक मरतबा फिर होता है मामला कि जी जो बाइडन दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं, तो व्हाट इज़ इन इट फॉर पाकिस्तान? देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, दे हैव आवर सपोर्ट रिगार्डलेस। वो प्रेसिडेंट जो बाइडन बने या कोई और रन करे, आवर सपोर्ट इज़ ऑलवेज विद द प्रेसिडेंट। और दूसरी, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक आई है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है। और आई वुड पर्सनली से कि हमारी एम्बेसी इन वाशिंगटन DC बहुत क्लोजली काम करती है, और मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी हैं या जो कि प्रेसिडेंट बाइडन के साथ बहुत क्लोजली काम कर सकते हैं। आई थिंक वो सब लोग अपना क्लोज रोल प्ले करते हैं टू बिल्ड ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये दोनों खित्ते आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और हमारा काम है कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा मुस्तहकम करें रादर देन जनरेटिंग कंट्रोवर्सीज। एब्सोल्युटली, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आमना काजी हमारे साथ मौजूद कमिश्नर वाशिंगटन की। और ज़ाहिर है जिस तरीके से पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच रहे हैं, ये सिर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आप पूरी लगन के साथ, पूरी जिद्दोजहद के साथ अपने किसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ होती हैं, उनमें मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन हम सबको मिलकर जुड़कर उन परेशानियों का मुकाबला करना है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत में होने वाली हंगामा आराई के दौरान हुकूमत ने मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया था और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। माहिरीन के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और बाहर की कंपनियों के लिए काम करने वाले नौजवानों की मुलाजमतें ख़तरे में पड़ गई हैं। बैरून मुल्क प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों को नए प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, जिससे कीमती ज़र मुबादला की मुल्क में आमद मुतासिर हुई है और मुल्क भर में भी ये जो खाना डिलीवर करने वाले, अशिया डिलीवर करने वाले जो लोग हैं, उनका रोज़गार मुतासिर हुआ है। अगरचे इंटरनेट बहाल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो अभी भी बहुत स्लो है। और इसके अलावा सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर जो है वो अभी तक ब्लॉक्ड है और इसके अलावा आज भी चंद घंटों के लिए शायद इंटरनेट बंद होने की इतलात है। अब पता नहीं कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह है कि मज़ीद एक मरतबा फिर हम सब लोगों को बहुत सारे नुकसान से गुजरना पड़ेगा। अब इंटरनेट की जो बंदिश है उससे अब तक मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा है, फ्रीलांसर्स का काम इंटरनेट बंद होने से कितना मुतासिर हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब ज़ुहैब खान साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़ुहैब साहब, थैंक यू सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा इस नुकसान का हमें तखमीना बता सकें आप कि कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इंटरनेट की इस हालिया बंदिश से। देखें, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मसला जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि नॉन रिकवरेबल है बहुत जल्द, वो है पाकिस्तान का जो ब्रांड इमेज खराब हुआ है, खास तौर पे इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कस्टमर। पिछले पाशा PACB के साथ मिलकर पिछले 2-3 साल से एक ब्रांड पे काम कर रही थी एज अ टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। तो वो 2-3 साल की मेहनत हम मुख्तलिफ ममालिक में गए प्रोजेक्ट्स के लिए। अब अगर हम उन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अचानक से इंटरनेट बंद हो सकता है, तो इंटरनेट तो हमारी एक IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स की तो ये एक तरीके से लाइफलाइन है, एसेंशियल सर्विस है। उसकी वजह से जो ब्रांड का इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत मुतासिर हुआ है। दूसरा जो फाइनेंशियली लॉस हुआ है अदर देन बिजनेस, जो IT एक्सपोर्ट पे जो इफेक्ट हुआ है वो तकरीबन 6 से 7 मिलियन डॉलर पर डे का नुकसान है। विच मीन्स कि हम एक IT पॉलिसी की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे
जो पाकिस्तान की आईटी की ग्रोथ 40-42% सालाना चल रही थी, वो पिछले 2-3 महीने में नेगेटिव ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो गई थी। और उसके बाद अगर ये ब्रांड में मैसेज जाएगा दुनिया भर में, आपने देखा होगा फ्रीलांसर्स की वेबसाइट पे भी हमने नोटिस किया कि वो एक मैसेज चल गया कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है। तो हम जो ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक बहुत ही परेशान कुन है आईटी सेक्टर के लिए। और ना सिर्फ आईटी कंपनीज, फ्रीलांसर्स, ये जो फूड डिलीवरी चैनल्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, फिनटेक्स हैं, इतनी डिस्ट्रप्शन डिजिटल पाकिस्तान की मद में हुई है पाकिस्तान में, उसका बड़ा एक इमेज हमारा नेगेटिव है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो आपने बता दिया कि ठीक है, बिल्कुल सही है, इमेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं इस तरह के बैन्स की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ये बात करें कि क्या कोई और तरीका है हुकूमत के पास कि जब इस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ज़रिए फैल रहा हो, इंटरनेट के ज़रिए फैल रहा हो, तो क्या कोई और तरीका होता है हुकूमतों के पास, और बैरून मुल्क क्या होता है? सर देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि इसका सोल्यूशन मौजूद है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट पीटीए को फैसिलिटेट करना चाहिए ना आईटी सेक्टर को, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर अपनाने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कि मैं एक प्राइवेट एयरलाइन से पाकिस्तान आ रहा था, व्हाट्सएप यूज कर रहा था, उनका मैंने लिमिटेड पैकेज हासिल किया हुआ था। व्हाट्सएप के जरिए मैं सिर्फ टेक्स्ट पे बात कर पा रहा था, वीडियो, ऑडियो नोट या कोई फोटो शेयर नहीं कर सकता था। इसका मतलब सॉफ्टवेयर दुनिया में मौजूद है। पीटीए को फैसिलिटेट करना चाहिए और आईटी सेक्टर को व्हाइट लिस्ट कर देना चाहिए। हमने देखा है पहले भी डिफरेंट रिलीजियस टाइम पे इलाकों में इंटरनेट बंद हुआ है। हमारे पास सबसे पहले तो एक पॉलिसी, एक लॉ होना चाहिए, और सेकेंडली आईटी सेक्टर फ्रीलांसर्स को इससे बिल्कुल व्हाइट लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारे कॉल सेंटर्स हैं, ऑडियोज हैं, इस किस्म की चीजें वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो हम क्या, आपको मैं बताऊं, बीइंग एसोसिएशन चेयरमैन, आई गॉट मल्टीपल कॉल्स के हमारे 2-3 मेंबर कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट लूज हुए हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया भर में? तो इसकी फैसिलिटेशन होनी चाहिए फ्रॉम द पीटीए साइड। ठीक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि जिसके वजह से, जिसको इस्तेमाल करने से स्पेसिफिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर बंदिश लगाई जा सकती है, और इसलिए ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सॉल्व ना हो सके कि आपने सारे सॉफ्टवेयर्स पर और पूरे इंटरनेट पर ही पाबंदी लगा देनी हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल फैसिलिटेशन। देखिए, पीटीए का काम ही फैसिलिटेट करना है। इफ देयर इज एनीथिंग अर्जेंट एंड इमरजेंसी, तो देयर शुड बी, पीटीए को फैसिलिटेट करना चाहिए कि हमारे सेक्टर्स एसेंशियल रहने चाहिए। जिस तरह देखिए, कोविड के टाइम पे हमारे पास पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था, दुनिया भर में था। तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ने 3G 4G पे इन्वेस्टमेंट करके वाईफाई के राउटर्स लोगों को घर में दे दिए। अब आप ये देखें कि अब वो घर में वो 3G 4G 9 मई को जो हुए, उसके बाद वो कहाँ से लेकर जाएंगे? अगर उनको फाइबर भी अपने घर पे लगवाना है तो 1-2-3 दिन के अंदर तो फाइबर का इंटरनेट नहीं आता, तो वो तो 3-4 दिन तो बिल्कुल ही बंद रहा। और दूसरी बड़ी बात टेक्निकल है जो सबको समझना चाहिए, पाकिस्तान का पूरा इंटरनेट लोड जो है वो 3G 4G और फाइबर पे डिवाइड हुआ है। जब आप 3G 4G का पूरा इंटरनेट बंद कर देंगे तो वो पूरा लोड फाइबर पे आ गया, तो फाइबर पे तो लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिली, लोगों को उसके अंदर बड़ी डिस्ट्रप्शन रही है। वॉइस, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमर के लिए वॉइस अनइंटरप्टेड होती है, तो वो सब चीजें मुतासिर हुई। ये तो फिर अथॉरिटी का काम है कि जी वो फैसिलिटेट करे, इसका सोल्यूशन दे। ठीक, अच्छा, अब चलें, ये तो हो गया कि डैमेज क्या हुआ और इसके हवाले से सॉफ्टवेयर्स। एक बात हो जाती है अलग, वो है सोशल मीडिया की। अब ट्विटर बंद होने से या फेसबुक बंद होने से उस सूरत में भी कोई बिजनेसेस का नुकसान होता है? सर, इस वक्त यूट्यूब बंद है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, उनका रोजगार। यूट्यूब पर मैं आता हूँ क्योंकि बेसिकली, हाँ, यूट्यूब पर मैं आता हूँ। यूट्यूब तो जाहिर है वो तो तालीम के लिए भी लोग जाहिर है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम ट्विटर की बात करें, देखिए ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें जाहिर है लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे आपकी भी अपनी न्यूज इंडस्ट्री भी ट्विटर पे ट्वीट करके चीजों को फैला रही होती है, फिर वो रीट्वीट होती है दुनिया भर में। इस वक्त एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज द ओनली की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रोक देंगे, ग्लोबली पाकिस्तान की कितनी पॉजिटिव न्यूज भी होती हैं, हम दुनिया भर में फैला रहे होते हैं, आप लोग ट्वीट कर रहे होते हैं,
तो अगर वो कंटेंट जाना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान की ग्लोबल रेटिंग रैंकिंग भी उस लिहाज से फिर गिरती है। सही, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करना भी एक नेगेटिव इमेज देता है पाकिस्तान को। अब आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि ज़ाहिर है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने चैनल्स चला रहे हैं, उससे काम भी कर रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं। यूट्यूब पर एक फिनोमेना देखा हमने, वो ये कि मोबाइल पर तो शायद किसी भी तरीके से वो VPN वगैरह लगा के फिर भी एक्सेस हो जाता था यूट्यूब, लेकिन जो टेलीविज़न वाले जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर यूट्यूब एक्सेस नहीं हो रहा था। तो ये क्या कोई अलग टेक्नोलॉजी है? नहीं, देखें, ज्यादातर टीवी चैनल जो है वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, और जो टेक्निकल लोग हैं जाहिर है वो अगर उनको VPN चलाना, रजिस्टर्ड VPN है, तो वो अपने उस एंड्रॉइड पे VPN इंस्टॉल करके भी चला सकते हैं। लेकिन टीवी के अंदर उमूमन लोग बटन दबा के, यूट्यूब का बटन होता है वो खोलते हैं। अब इस वक्त जाहिर है टीवी चैनल्स पे यूट्यूब इसीलिए नहीं चल रहा, और दूसरी ना चलने की वजह ये भी है कि जो 3G 4G का सारा लोड फाइबर पे आया, चूंकि यूट्यूब जैसे एरियाज जो है वो ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे होते हैं, और भी बाकी है नेटफ्लिक्स या बाकी वीडियो के चैनल्स, तो उसमें जाहिर है यूट्यूब एक बाकायदा एरर आ रहा है उसके अंदर। और आपने जो बात बड़ी अहम की, जिसपे लोगों की एजुकेशन के अलावा जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, यूथ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ है, वो तो जो अफोर्ड नहीं कर सकती पेड तालीम, वो तो बेचारे यूट्यूब पे वीडियो देख देख के लर्न करते हैं, उनके कोर्सेज चल रहे होते हैं। तो हम अपनी कल को तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में IT की स्किल्स प्रोड्यूस करने का, तो इस किस्म की रुकावटें तो डेफिनेटली हर्ट करती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके पास ऐसी सूरत हाल में क्या ऑप्शन रह जाता है? अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया है, अब अदर वे राउंड क्या कर सकते हैं वो लोग? सर देखें, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में तो बड़ा कॉमन था, पाकिस्तान में इस वक्त IT फ्रीलांसर्स की आप बात करते हैं, IT प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम होम है, उनके, हमारे बिजनेसेस के पास तो जनरेटर भी होता है, UPS भी होता है। इन घरों में अगर केबल नेट भी है, फाइबर भी है, और लाइट चली जाती है, तो वो तो अपना लैपटॉप उठा के किसी दोस्त के घर जाएंगे, किसी कैफे में जाएंगे, किसी कोवर्किंग स्पेस में जाएंगे, तो उनके पास तो USB की डिवाइस इंटरनेट की होती है। तो कल को खुदा ना खास्ता इस तरीके से 3G 4G बंद हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं, IT इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, वो आपकी कंटिन्यू बेसिस पे मिलते हैं। अगर आपने एक दफा प्रोजेक्ट कोई खराब कर दिया या डिलीवर टाइम पे नहीं किया, तो उसकी 3 से 4 साल की मेहनत फ्रीलांसर की खत्म हो जाती है, गोरा दोबारा ट्रस्ट नहीं करता। तो एक ट्रस्ट की बुनियाद के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एटलीस्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए नॉन स्टॉप हो। सही। अच्छा, अब ये तो आपने चला इंडस्ट्री की बात की, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर बैठे खाना पकाने का काम करती हैं और मुख्तलिफ जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, उनके ऊपर घर का पका हुआ खाना वो सेल कर रही होती हैं। उन बेचारों को भी बिल्कुल इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो वो जो ख़वातीन घर में बैठी हुई काम कर रही हैं और शायद उनकी गुजर बसर बहुत सारी ख़वातीन की उसी चीज़ से हो रही है, उनको तो आपने वो डेली का जो रिस्क है, उनका जो रोज़ी रोटी है, उनसे भी महरूम कर दिया। अच्छा, अब चूँकि ये सारी सूरत हाल हुई है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, क्या पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास कोई लीगल ऑप्शन है कि जिससे वो मुकदमा कर सकें, कोई हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकें, कोई कोर्ट जा सकें कि हमारा इतना नुकसान हुआ है और हमें कॉम्पनसेट किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर हाई कोर्ट में तो पिटिशन दायर हुई है, आई थिंक उनको डेट दी गई है फॉर द हियरिंग, बट इस वक्त पाशा बिंग एंड सॉफ्टवेयर एसोसिएशन वी आर आल्सो कंसिडरिंग कि हम लीगल एस्पेक्ट देख रहे हैं, ताकि मकसद सिर्फ ये है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क बन सके, कोई पॉलिसी बन सके, हमारी इंडस्ट्री को कोई वाइट लिस्ट करने के लिए कोई परमानेंटली ऐसी चीज कर सके। अव्वल तो ये होना चाहिए, होना नहीं चाहिए इंटरनेट बंद, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो एटलीस्ट हमारा सेक्टर, IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स, कॉल सेंटर इस चीज के साथ बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ुएब खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन, और बात हो रही थी कि इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को, टेक्नोलॉजी का काम करने वालों को और फ्रीलांसर्स को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ज़रा सियासी महाज़ाराई के हवाले से बात करते हैं, बल्कि महाज़ाराई क्या कहें, महाज़ाराई अब इंतशार की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने तमाम इदारों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। PDM सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात न कराने का केस भी ज़ेर समाअत है। कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकता है और जो PDM का धरना है वो अदलिया पर दबाव डालने के लिए है ताकि वो ऐसी कार्रवाई ना कर सके। फिर राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात की जाए तो PTI पर वो पाबंदी की बातें कर रहे हैं। PTI के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन जारी है और इसकी ज़्यादातर जो क़यादत है PTI की वो सब गिरफ़्तार हो चुकी है और पुलिस ने कारकुनान को भी बड़ी तादाद में हिरासत में लिया है। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, अपनी गिरफ़्तारी के ख़दशे का उन्होंने इज़हार किया है और ये सारी जो एक सूरत हाल है, शदीद गंभीर सूरत हाल है। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी नसीम साहब, सबसे पहले तो अगर हमें आप थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर सकें कि आज का जो ये धरना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं और अता तारड़ साहब का भी ये बयान था कि जी जब तक चीफ़ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे उस वक्त तक ये धरना चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक धरना चीफ़ जस्टिस साहब को घर भेज सकता है? देखिए, इस मुल्क में पहले ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने देखा बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन हुई है। जिस तरह पिछले दिनों PTI चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शेरपसंदी हुई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अब इन चीज़ों को मुतम्मिल नहीं हो सकता। मुआशी हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब है और इदारों के ऊपर इस तरह के प्रेशर नहीं डलने चाहिए। जिस तरह पहले PTI ने बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे के लिए प्रेशर डालने की कोशिश की। अब ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये वही चीफ जस्टिस है जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा के PDM को मौका दिया कि वो हुकूमत बना सके। मेरे ख्याल से ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई इख्तलाफात हैं, आप बैठ के बात करें, आप अदालत में जाए, तो अगर ये गुफ्तो शनीद से ये बातें हल हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि आज जिस तरह धरना दिया जा रहा है, रेड जोन बहुत सेंसिटिव है। फिर अगर इन सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान अगर कोई शरपसंद दाखिल हो गए, जिस तरह पहले भी इलेक्शन ना कराने की वजूहात में कहा गया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और शरपसंदी के बहुत ज़्यादा इम्कानात है जिसकी वजह से सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इनको चाहिए था कि अगर उन्होंने एहतजाज भी करना है तो उसकी कोई और जगह जो है उसको मुख्तस किया जाता। रेड जोन में इस तरह जाना, जहाँ पे इस्लामाबाद में इतने दिनों से एक दफ़ा 144 लगी हुई है और आज रेड जोन के तमाम रास्ते खोल दिए गए, जो ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए गए जो हमने एक साल में देखा कि कभी भी नहीं खुले। तो मेरे ख्याल से ये रवैया नहीं होना चाहिए। अफवाम और तफहीम के साथ तमाम मामला होने चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले, अफवाज पाकिस्तान सबसे पहले। सर, ये जो सूरत हाल है जिसमें मतलब हुकूमत इदारों के खिलाफ धरना दे रही है, तो ये हुकूमत की वीकनेस है, इदारों की वीकनेस है, या ये कि ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर हुकूमत अब डेस्परेट मेजर्स ले रही है? देखिए, बात यह कि ये इदारों के अंदर जो हम आहंगी है इसमें बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। आप देख लें, किसी भी इदारे को माफ नहीं किया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी माइलेज लेने के लिए इदारों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करती है और ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है कि हुकूमत वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के वाकयात कर रही है या धरना देने जा रही है, क्योंकि ये चीजें हम 97 में भी देख चुके हैं। ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपका पार्लियामेंट का फोरम आपके पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत तो इस वक्त अकेली असेंबली में बैठी हुई है, वहाँ पे अपोजिशन कोई नहीं है। तो जब कौमी असेंबली का फोरम आपके पास मौजूद है, सेनेट का फोरम आपके पास मौजूद है, तो फिर ये धरने और इस तरह सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालना, ठीक है, फैसले गलत और सही होते हैं। हमने माजी में भी देखा कि कुछ फैसले ऐसे किए गए जो बाद में पता चला कि इनकी जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शायद फैसले दुरुस्त नहीं थे। तो ये होता है, फैसले तो इस किस्म के आते हैं, लेकिन इदारों की बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान में अगर अमन चाहिए, मुआशी तरक्की चाहिए, तो हम सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा और अपनी इदारों की, अपने शहीदों की, हमें सबकी जो है वो कदर करनी पड़ेगी। जी तो सर, मिलजुल के चलने के लिए तो तमाम पार्टियों को एक साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ बैठने की तो सूरत हाल आपने देख लिया, उसका अंजाम क्या हुआ। फिर दूसरी बात ये कि अब इमरान खान साहब कहते हैं कि प्लान ये है कि मुझे बगावत के मुकदमे में 10 साल के लिए अंदर किया जाएगा। तो अगर इस तरह के मामला हुए तो फिर तो हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बगावत का मुकदमा बने इमरान खान साहब पर, उनको अंदर किया जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए?
देखिए जो मिलजुल के बैठने वाली बात है, देखें अवैस कोई ऐसी दुनिया में मसला नहीं है जो मिल बैठ के हल नहीं हुआ। आपने देखा कि अगर मैं एक ही मिसाल दूं कि दूसरी जंग अजीम में लाखों लोग हलाक हुए, करोड़ों अरबों की जो है वो माशी जो है वहाँ पे बदहाली भी आई, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलजुल के बैठे। और आज आप देखें कि यूरोप में अगर आप सुबह गाड़ी लेके एक मुल्क से निकलते हैं तो 4 मुल्क फिरते हुए आप शाम को घर वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तमाम लोग जो है मुहब्बे वतन है, तमाम पार्टियों के लीडर। और पिछले दिनों हम देखा था कि ये कुछ बर्फ पिघल भी रही थी और कुछ गुफ्तो शनीद शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद पेदर पे कुछ ऐसे वाकयात हुए कि फिर उस सिलसिले को रुकना पड़ा। तो ये मामला हल हो सकते हैं। और जिस तरह इमरान खान के खदशात का आपने इजहार किया है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा अब ये चीज़ें को देखना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत दुनिया प्यार करती है, पाकिस्तानी प्यार करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। उनको भी चाहिए कि थोड़ा मुफाहमत की तरफ आए, इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उसको अदालत में भी जाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसमें अवाम में मजीद गम और गुस्से की लहर आए। और जिस तरह 9 मई को शरपसंदाना वाकयात हुए, तो उस तरह के वाकयात के हम मजीद मुतम्मिल नहीं हो सकते। जो हमारे फौजी जवान सरहदों पर लड़ रहे हैं, अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके मोरल डाउन होते हैं। और इस वक्त हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर ले ले, वेस्टर्न बॉर्डर ले ले, दुश्मन की जो आंख है वो तो हमारे मुल्क के ऊपर लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अब थम जाना चाहिए, थोड़ा सा सब लोगों को कूल डाउन होना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जी सर, भारतीय चैनल तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पर इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। वो क्यों नहीं सोच पा रहे इस तरफ? अच्छा देखें अवैस, मेरा यहाँ पे अपना ओपिनियन है। हम सब, आपको पता है, ख्वाजा पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने शहीदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। बात ये कि सिर्फ मेरे ख्याल से इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं होगा। आप उनको ये कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़े शरपसंदाना वाकयात हुए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। और जो उसमें इन्वॉल्व है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये हालात क्यों इस नहज पे पहुंचे, और कुछ और लोग भी इसमें शामिल होंगे, कुछ और पार्टियों का किरदार भी होगा। ये वाकयात कब से शुरू हुए थे? अगर शुरू में ही रोक दिए जाते, जब बहुत ज्यादा ख्वाजे पाकिस्तान पे ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की, आसिफ अली जरदारी ने की, जिस तरह नवाज शरीफ लंदन से बैठ के तकरीर करते थे, तो ये एक सियासतदानों की तरफ से सिलसिला बहुत अरसे से जारी था जो एक नफरत को बढ़ाता जा रहा था। मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये तय करना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान से अगर कोई उनको ग्रीवेंसेस हैं तो आप बंद कमरों में बैठ के आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मादरे मिल्लत, जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से आज दहशतगर्दी मुल्क में कम हुई है और पाकिस्तानी जो सुकून से सोते हैं, वो हमारे जवान रातों को जाग कर सरहदों पे अपनी जानें कुर्बान करके हमारे लिए ये सहूलत फराहम करते हैं, उनके ऊपर तनकीद मेरे ख्याल से बिल्कुल बैन होनी चाहिए। ये नो गो एरिया होना चाहिए। तो फिर इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। और इमरान खान साहब को भी बहुत ज्यादा इस वाक़े को कंडेम भी करना चाहिए और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। जी बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुख सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं पीडीएम के धरने की। पीडीएम आज अदालती रवैये के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे रही है और कहना यह है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा नहीं देते थे। हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब ये बताइए कहाँ पर मौजूद हैं आप और इस वक्त जो धरने की जो तैयारियां हैं उसकी क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और पीडीएम जमातों की जानिब से आज रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से जीयूआई के जो काफ़िले हैं और पीपल्स पार्टी के जो काफ़िले हैं वो अब इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम जो पार्टियों के कारकुनान हैं उनको हिदायत की गई है कि वो सीरीना चौक में इकट्ठे हो और वहाँ से एक बड़े काफ़िले के बड़े रैली की सूरत में जो है वो रेड जोन में दाखिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है जहाँ पर जो है वो धरना देंगे। तो इस वाले से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेड जोन की जानिब आने वाले रास्ते जिसमें डी चौक, सीरीना चौक और एक्सप्रेस चौक शामिल है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और डाइवर्जन जो है वो दे दी गई है, जबकि रेड जोन में दाखिले के लिए इस वक्त जो है वो मैरियट चौक और मरगला रोड को जो है मरगला एवेन्यू जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि पुलिस और एफसी की भारी नफरी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तैनात कर दी गई है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है अभी तक बाकायदा इजाज़तनामा जो है वो पीडीएम को जो है वो नहीं दिया गया और ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ुल अमल है और किसी को भी जलसा जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम पीडीएम की जानिब से जो है गुज़श्ता रात जो है वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ज़ाना जो है उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात भी किए थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ और उनको मनाने की कोशिश की थी कि जो धरने की जगह है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने के बजाय किसी और मकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दी जाए। ताहम जो मौलाना फजलुर रहमान है सरबराह है पीडीएम के, उनकी जानिब से कहा गया कि वो धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही देंगे। तो इस वक्त जो है वो कारकुनान जो है वो सीरीना चौक के बिलाल ये भी बताइएगा हैं और कहा जा रहा है कि कब तक प्लान है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचकर धरने का आगाज़ करें बाकायदा तौर पर? जी प्लान तो चूँकि सुबह 10 बजे का था और जो मुस्लिम नून की रहनुमा है मरियम नवाज़ उनकी जानिब से भी 10 बजे का वक्त दिया था और उन्होंने कहा था कि वो भी सीरीना चौक से जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो रैली की सूरत में यहाँ पर आएंगी। लेकिन अब चूँकि कारकुनान का इंतज़ार किया जा रहा है कि कारकुनान जो है वो जमा होंगे, एक बड़ी रैली की सूरत जब वो इख्तियार करेंगे तो तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। और अभी जो है वो एक कहा जा रहा है कि मज़ीद 1 से 1.5 घंटे में जो है वो तमाम जो पार्टियों के कारकुनान हैं वो अब जमा होना शुरू हो जाएंगे। जो बड़े बड़े काफ़िले जो दूर दराज शहरों से आ रहे थे वो भी अब इस्लामाबाद जो है वो के करीब पहुंच चुके हैं और 1 घंटे तक वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद एक बड़े रैली की सूरत में सीरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने कारकुनान होंगे वहाँ पर जो कि पहुँच गए हैं और इस वक्त कितने कारकुनान हैं जो कि पहुँच गए हैं जी? इस वक्त क्या तैयारी नज़र आ रही है आप? जी इस वक्त कारकुनों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कारकुन जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो GUI के जो कारकुनान हैं जो पाकिस्तान भर से जो है वो 2 रोज़ कबल ही जैसे ही ऐलान किया गया था मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, तो तब से ही वो कारकुनान जिसमें कराची और कोयटा से भी बड़ी तादाद में जो है वो शामिल हैं वो अब इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मुजमली तौर पर अगर तादाद की बात की जाए तो सैकड़ों कारकुनान जो है वो छोटे छोटे की सूरत में जमा होते हुए सीरीना चौक तक पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद जो है वो GUI के कारकुनों की, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी अब जमा होना शुरू हो गए हैं। और इंतज़ार किया जा रहा है कि जब कायदीन की जानिब से ऐलान होगा बाकायदा तौर पर तो वो सीरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और यहाँ पर धरना जो है वो भी देंगे। और आखिर में ये भी बता दीजिए कि कौन से कायदीन हैं जिन्होंने आज इस धरने की क़यादत करनी है? मरियम नवाज़ साहिबा का तो आपने बताया, लेकिन और कौन से मेन जो कायदीन हैं वो आज इस धरने के साथ शामिल होंगे? और इसमें जी मेन कायदीन की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो जमात है वो इस रैली की जो है वो क़यादत करेंगी। मरियम नवाज़ जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। फैसल करीम कुंडी जो है उनकी जानिब से भी अब से कुछ देर कबल जो है एक बयान सामने आया है। उनका एक कहना है कि आज जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होगी और आज पता चलेगा कि आवाम किसके साथ है और ये कारकुन जो है तभी उठेंगे जब हमारे कायदीन जो है वो उठने का ऐलान करेंगे।
तो भरपूर तरीके से जो है वो तमाम जमातें जो हैं उन्होंने अपने कारकुनों को हिदायत की है कि वो भरपूर तरीके से इस एहतजाजी धरने में शिरकत करें और बाकायदा तौर पर अब से कुछ ही देर में ये कारकुनान जो है वो रेड जोन में दाखिल हो जाएंगे और रेड जोन में दाखिल होकर रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट पुलिस के की तरफ सामने से क्या आएंगे इंतजाम और यहाँ किए पर गए अपना हैं धरना किसी भी देंगे। जी। नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए? जी, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पहले ही अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एफसी और पुलिस की के साथ साथ जो है वो रेंजर्स की भी एक बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहले से यहाँ पर तैनात किया गया है और इसके अलावा आर्टिकल 245 के तहत जो है वो पाक फ़ौज जो है वो भी इस्लामाबाद में तैनात की गई है। जो जितने भी रेड जोन की जो अहम इमारतें हैं और अहम तनसीबात है वहाँ पर पहले ही जो सिक्योरिटी है वो पाक फ़ौज के हवाले की गई है और इसके अलावा रेड जोन में आम तौर पर भी जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो रखी जाती है। लेकिन आज चूँकि पीडीएम की जानिब से धरने का ऐलान किया गया था तो आज हम देख रहे हैं कि गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। रेड जोन में जो दाखिल हो रहे हैं लोग, तमाम लोगों के जो है वो ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं और किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कंटेनर्स जो हैं वो जिस तरह डी चौक, एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक जो है वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, उन रास्तों को बंद कर दिया गया है और पब्लिक एंट्री के लिए जो है वो मार्गला एवेन्यू को जो है वो खुला रखा गया है। जबकि जो पीडीएम के जो कारकुनान हैं, एहतजाजी कारकुनान, वो जो है वो सरीना चौक से रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे और तमाम जो हम देख रहे हैं कि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो भी रेड जोन में मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी बिलाल अफरीदी साहब हमारे साथ और धरने की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तुर्की में कल सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वोट करने के लिए निकली। रजब तैयब एर्दोगान और कमाल किलिकदारोग्लू के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आतिफ भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे तुर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आतिफ साहब बताइए क्या सूरत हाल है, कितने फ़ीसद वोटों की गिनती की हो चुकी है और इस वक्त तक जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? अभी तो सारी रात का ये सिलसिला जो जारी और सारी है वोटों की गिनती के अमल के बारे में अगर देखा जाए ना, तो जो ओवरसीज के वोट थे ना उन्होंने लास्ट में काउंट करने स्टार्ट किए हैं। तकरीबन रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान जब ये सूरत बनी है ओवरसीज के वोटों की, तकरीबन प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान जो रात को 2:30 बजे तक उन्होंने कौम से खिताब भी किया है और बस मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि आप बस दुआ करें। और रात को जो नुमाइंदगी थी, अभी तक कह सकते हैं कि अभी भी 1% वोट की जो गिनती है ना वो भी जारी हो सारी है, उसका अमल जो है वोटों की गिनती का। लेकिन बड़ा एक बहुत बड़ा जो अगर देखा जाए ना, एक जो इनका टर्नओवर है, ये तरीका इतना बहुत बड़ा टर्नओवर इसलिए रहा है कि 93% से ऊपर इसका टर्नओवर देखने को आया कि ओवरसीज के अंदर भी बड़ा जोश खरोश था कि लोगों ने बड़ा इसको जाके वोट के लिए बड़े जोश जज्बे से गए हैं। इसी तरह तुर्की के अंदर भी सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान जो टर्न ओवर था वो तो बड़ा ही स्लो था। 10 बजे के बाद का टर्न ओवर बहुत ही स्पीड में, यानी कि लोगों ने गए हैं, वोट कास्ट किया। फिर लास्ट का जो घंटा था 4 से 5 तुर्की के टाइम के मुताबिक, वो भी बड़ा अच्छे थे, यानी कि बड़ी स्पीड में लोग गए हैं, जाके वोट शोट कास्ट वगैरह किए हैं। लेकिन जब शाम को जो इसका रिजल्ट जब आस्ता अब कितने फीसद वोट काउंट होना रह गए हैं और इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक तो अभी 50% से कम वोट हासिल किए हैं एर्दोगान साहब ने? जी ऐसा ही है। अभी जो उन्होंने वोट अभी जो तकरीबन 49.4 की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, लेकिन 1% वोट अभी रह गया, यानी जो अभी काउंट होने वाले रह गए हैं। तो उस हवाले से अभी सारे इंतजार में हैं, देखते हैं अभी क्या है। कब तक इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा? जी अभी कुछ ही देर में रिजल्ट का जो है सारा वो जो सिनेरियो सामने आ जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा इंतजार है, अभी देखने वाला है कि इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। जी अच्छा, मैं एक बयान देख रहा था कमाल साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि तुर्की के ज़्यादातर अवाम तब्दीली के हक़ में है। अब जब हम सूरत हाल देखते हैं, कमाल किलिचदारोगलू साहब जो हैं उनके 45% वोट हैं और जो दूसरे उम्मीदवार हैं सिनान ओगान साहब उनके हैं जी 5.2 के करीब कुछ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों मिलकर एर्दोगान साहब को शिकस्त दे दें? सर देखिए, वो तो पहले ही कमाल किलिचदारोगलू 6 पार्टियों के साथ इत्तेहाद में थे। ये तो सिनान तो उसके अलावा आ गया ना, ये तो खुद ही पहले ही 6 पार्टियों के इत्तेहाद में है। जो इनकी बड़ी पार्टी करीब थी, जो अभी देखा जाए तो जो मजमूई जो सूरत हाल भी है ना कि 6 पार्टियों ने पहले इत्तेहाद किया था। उसके अलावा जो नए वोट कास्ट करने वाली 5 मिलियन के लगभग यूथ थी, वो तो ऑलरेडी सारी कमाल किलिचदारोगलू उनके साथ थी। यानी कि जेएपी को तो पहले ही वो सपोर्ट कर रहे थे, वो जो तब्दीली चाह रहे थे। उनका तो यूथ का तो 2 टोक पहले ही मौकफ था कि हम जो वोट डालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कमाल किलिचदारोगलू को डालेंगे। यानी कि उन्होंने तो पहले ही कमाल ने ऐसा जादू क्या किया है, क्या ऐसी चीज है जो कि वो यूथ को ऑफर कर रहे हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो हम क्या देखेंगे? बड़ा हैरानकुन मार्का सामने है जी। ये तो सर एक बहुत बड़ा हैरानकुन मार्का सामने आ गया। हमारी भी जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उन्होंने एक मार्का मारा। क्या मैं ऐसा कहता हूँ कि उन्होंने एक कि इतने बड़ा, जैसे एक आप कह सकते हैं कि इत्तेहाद क्या था, ये तो इतनी बड़ी जमातों का एक तरफ अकेला बंदा, और उन्होंने सब कुछ शिकस्त देने के अमल से 2-4 भी हुए हैं कि कैसे उन्होंने कि इतनी बड़ी लीड के साथ वो अपने वोटों के साथ वो बढ़तरी हासिल कर गई है। कि मतलब उन्होंने रात में 2 चीजें बोली हैं, लेकिन जो जेएपी के इस्तांबुल के मेयर थे जो कमाल किलिचदारोगलू के पार्टी के हैं, उन्होंने रात को बोला कि हमारे जो वोट हैं वो तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अक पार्टी से ज्यादा है, और जो अनादोलो एजेंसी वाले हैं वो सही उसको बता नहीं रहे। यानी कि 2 दफा उन्होंने आके टीवी पे मैसेज दिया है कि हमारे वोट ज्यादा है, उनके वोट कम है, लिहाजा बढ़तरी हमारी असल है। यानी कि वो किस चीज को देख रहे थे ये तो नहीं समझ आई रात को, क्योंकि जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया है जो रात को लाइव वो बता रहे थे एक एक चीज को बाज़ाब्ता तौर पर जब वोटों की गिनती होती है तो हुकूमती पार्टी के और अपोजिशन पार्टियों के, फिर उसके अंदर आर्मी के, उसके बाद दूसरे सब के लोग नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं। अगर वो इकट्ठे भी होते हैं तो फिर भी ये तो उनको समझना चाहिए कि हम जो बयान दे रहे हैं वो गैर जरूरी है, ये जरूरी है। यानी कि तुर्क सदर तय्यिप एर्दोगान की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये जरूर बोला गया था कि हमारे जो वोट है उनसे काफी 2000 के ऊपर यानी ज्यादा लीड है। लेकिन जो बाज़ारी साहब को नजर आ रहा था वो तो लीड जब इसका इन्होंने असल में तुर्की के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पाबंदी ये भी थी कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जाकर जब वोटों की गिनती बंद हुई या 5 बजे 6:30 बजे तक तुर्किश गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक कोई भी टीवी चैनल रिजल्ट को चाहे वो अनाउंस नहीं कर सकता था, चाहे वो डेली नहीं बता सकता। बिल्कुल, ये बेहतर तरीका यही है कि जब तक ऑफिशियल काउंट ना आ जाए उस वक्त तक प्रॉपर्ली जो है वो अनाउंस ना किया जाए, वरना हम सब जानते हैं फिर किस तरह के मामला होते हैं, और पाकिस्तानी तो इस तरह के मामला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और कुछ ही देर में आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा कि तुर्की क्या तय्यिप एर्दोगान साहब का है या कमाल किलिचदारोगलू साहब का है, या फिर एक मरतबा फिर 28 मई को दोबारा से तुर्की की आवाम बाहर निकलेगी और इसके सेकेंड राउंड में जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।